नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने अब जोरदार हुंकार भरी है। किसान 26 जनवरी को दिल्ली में बड़ी ट्रैक्टर परेड निकालने जा रहे हैं। इससे पहले 7 जनवरी यानी कल इसका रिहर्सल कर किसान केंद्र सरकार को अपनी ताकत दिखाएंगे। हरियाणा के कई जिलों में भारतीय किसान यूनियन की ओर से महिलाओं को ट्रैक्टर चलाना सिखाया जा रहा है, जिससे वो ट्रैक्टर परेड में हिस्सा ले सकें। द हिंदू के मुताबिक भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रधान जोगिंदर नैन ने कहा कि 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड के लिए हर गांव से कम 10 ट्रैक्टर ट्रॉली भेजे जाएंगे। इसके अलावा हर किसान परिवार से एक सदस्य इस परेड में भेजने के लिए कहा गया है। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने किसान आंदोलन को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि अभी भी हालात में कोई बदलाव नहीं आया है। अदालत ने कहा कि इन सभी याचिकाओं पर 11 जनवरी को सुनवाई की जाएगी। अदालत ने यह भी कहा कि वह किसानों की स्थिति को समझती है। बीते 16 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को दिल्ली के बॉर्डर से हटाए जाने की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। सुनवाई के दौरान सीजेआई एस ए बोबडे ने केंद्र सरकार से कहा था कि अगर आप खुले मन से बातचीत नहीं करेंगे तो ये फिर से फेल हो जाएगी। उसके बाद से भी किसानों और सरकार के बीच हुई बातचीत फेल हो चुकी है। दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित हनुमान मंदिर के टूटने के मामले में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तलवारें खिंच गई हैं। दोनों एक दूसरे पर मंदिर के टूटने के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगा रहे हैं। इस मामले में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने चांदनी चौक में प्रदर्शन कर मामले को और गर्मा दिया है। दरअसल चांदनी चौक में दिल्ली सरकार का लोक निर्माण विभाग पुनर्विकास का काम कर रहा है और इसमें आड़े आ रहे धार्मिक ढांचों और दूसरी चीजों को हटाकर रास्ते को समतल किया जा रहा है। वर्षों पुराना हनुमान मंदिर भी अतिक्रमण था और दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर ही इसे हटाया गया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी का आरोप है कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता उत्तरी दिल्ली नगर निगम में पार्षद हैं। इसी निगम ने हाईकोर्ट में कहा कि वह मंदिर तोड़ने के लिए तैयार हैं। इस निगम में बीजेपी सत्तारूढ़ है, इसलिए बीजेपी ही मंदिर के टूटने के लिए जिम्मेदार है, जबकि बीजेपी केजरीवाल सरकार पर आरोप लगा रही है। सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में गैर कानूनी धर्मांतरण कानूनों की वैधता की जांच करेगा। कोर्ट ने इस पर दोनों राज्यों की सरकारों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट का यह फैसला गैर कानूनी धर्मांतरण कानून के खिलाफ दायर कई याचिकाओं पर आया है। इस कानून के आने से पहले ही इस पर विवाद होता रहा है। इस कानून को भारत के संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ बताया जाता रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं दायर की गई हैं, उनमें भी दावा किया गया है कि वे संविधान के बुनियादी ढांचे को तोड़ते मरोड़ते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में 50 वर्षीय एक महिला की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक एक पुजारी समेत 3 लोगों पर इसका आरोप लगा है। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला रविवार की देर शाम का है। मृतक महिला के बेटे ने स्थानीय मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा उसकी मां रोज पूजा करने के लिए मंदिर जाती थी। रविवार को भी वो शाम 5 बजे के करीब पूजा ही करने गई थी, जिसके बाद ये घटना हुई। घटना के बाद पुजारी और अन्य लोग गाड़ी में लाकर उनको यहाँ फेंक गए। पश्चिम बंगाल में इस साल चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले ममता बनर्जी सरकार ने बीते 4 दशक के दौरान राज्य में केंद्र सरकार या निजी संस्थानों की जमीन पर बसी तमाम शरणार्थी कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला कर लिया है। मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला किया गया है। इसका मकसद वहां रहने वालों को जमीन का पट्टा मुहैया कराना है, ताकि वे लोग राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकें। राज्य में ऐसी 94 कॉलोनियां राज्य सरकार की जमीन पर हैं और 237 केंद्र सरकार और निजी संस्थानों की जमीन पर हैं। फिलहाल 119 कॉलोनियों के मामले में ये प्रक्रिया चल रही है। यूपी के बुलंदशहर में जूते बनाने वाली एक कंपनी और उसको बेचने वाले एक दुकानदार के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। एक युवक की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। युवक का आरोप है कि दुकानदार जिस जूते को बेच रहा है उस पर ठाकुर शब्द लिखा हुआ है, जिसमें एक खास जाति का अपमान हो रहा है। हालांकि दुकानदार का कहना है कि जूते तो कंपनी बना रही है, वह केवल बेचता है, खुद नहीं बनाता है। मामले में पुलिस ने दुकानदार को पहले हिरासत में लिया, लेकिन जब ये मुद्दा मीडिया में छा गया तब दुकानदार को छोड़ दिया गया और उस पर लगाई गई धार्मिक भावना भड़काने की धारा भी हटा ली गई। दुकानदार नासिर के खिलाफ पुलिस ने बजरंग दल के नगर संयोजक की तहरीर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने की धाराओं में FIR दर्ज की थी।
विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2020-21 में 9.6% की गिरावट आने का अनुमान है। ये परिवार के स्तर पर खर्च और निजी निवेश में आई कमी को दिखाता है। वहीं विश्व बैंक ने अगले वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 5.4% की वृद्धि होने का अनुमान भी लगाया है। विश्व बैंक ने अपनी वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट में कहा है कि भारत में अर्थव्यवस्था पर महामारी का प्रभाव ऐसे समय पर पड़ा जब उसमें पहले ही गिरावट आ रही थी। पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि गुरुवार 7 जनवरी से राज्य के सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और प्राइवेट स्कूल 5वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए खोल दिए जाएंगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। राज्य शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने कहा है कि छात्रों और अभिभावकों की डिमांड के चलते ही स्कूलों को खोलने का फैसला लिया जा रहा है। राउरकेला स्टील प्लांट में जहरीले गैस के रिसने से प्लांट के अंदर काम कर रहे 4 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 6 की हालत गंभीर बनी हुई है। गैस के लीक होने के दौरान कामगार कोल केमिकल विभाग में काम कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। भारत बायोटेक को मिली कोवैक्सीन की मंजूरी पर उठ रहे सवालों के बीच आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है इस वैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल मोड में इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। इसका मतलब है कि वैक्सीन लगाने से पहले संबंधित व्यक्ति से उसी तरह लिखित अनुमति लेनी होगी जैसे क्लिनिकल ट्रायल के दौरान ली जाती है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्ति से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए जाते हैं जिसमें टीके के संभावित खतरों का भी जिक्र होता है। अगर वैक्सीन से किसी तरह का नुकसान होता है तो मुआवजे का भी प्रावधान होता है। भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 18,088 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 264 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही भारत में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 1 करोड़ 3 लाख से अधिक हो गई है, जबकि मौतों का आंकड़ा 1,50,114 हो चुका है। इसके अलावा एक्टिव मामले 2,27,000 से अधिक हैं। भारत में ब्रिटेन से आए नए किस्म के कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब इनकी संख्या बढ़कर 71 हो गई है। बता दें, नए किस्म का ये कोरोना पहले से 70% अधिक तेजी से फैलता है, जिसके कारण चिंताएं बढ़ रही हैं क्योंकि भारत में कोरोना के मामलों में कमी आ रही है। लेकिन अगर इस नए स्ट्रेन का विस्तार हुआ तो गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। अमेरिकी राज्य जॉर्जिया में सीनेट के 2 सीटों के लिए हुए चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार राफेल वॉर्नोक ने पहली सीट जीत ली है और दूसरी सीट पर भी डेमोक्रेटिक उम्मीदवार की बढ़त बनी हुई है। इसके साथ ही नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी बुधवार को सीनेट पर नियंत्रण हासिल करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ गई है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी को संसद पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए जॉर्जिया की दोनों सीटें जीतनी होगी। वहीं रिपब्लिकन पार्टी को सीनेट में बने रहने के लिए 2 में से सिर्फ 1 सीट की जरूरत है। सिडनी टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 का ऐलान किया गया है। रोहित शर्मा बतौर ओपनर टीम में शामिल कर लिए गए हैं। इसके साथ साथ नवदीप सैनी को भी प्लेइंग 11 में जगह दी गई है। सैनी सिडनी में अपना पहला टेस्ट मैच खेलेंगे। दोनों टेस्ट मैच में औसत परफॉर्मेंस करने वाले मयंक अग्रवाल को प्लेइंग 11 से बाहर रखा गया है। सिडनी में रोहित और शुभमन गिल ओपनिंग करेंगे। भारत की टीम को एडिलेड टेस्ट में हार का सामना करना पड़ा था, तो वहीं दूसरे टेस्ट में रहाणे की कप्तानी में भारतीय टीम टेस्ट मैच जीतने में सफल रही थी। 4 टेस्ट मैचों की यह सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।